नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपके लिए जैसे कि मैं अभी तक बता भी रहा था और आपके लिए न्यूज़ में बार बार स्प्रेड भी कर रहा था कि हम लोग बहुत ही जल्दी पॉलिटी को लेकर आने वाले हैं इन थ्योरी और इन बाइलिंगुअल। तो आपका जो लूसेंट, देखिए हमारे यहाँ दो पॉलिटी चल रही हैं। एक तो आपके प्यारे रवि सर जो इसको लेकर के चल रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसमें आपको कवर कराया जा रहा है लूसेंट, कवर कराया जा रहा है, जो कि हमारे रवि सर कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाला पॉलिटी का क्या सेक्शन है सर? ये वाला पॉलिटी किस लिए स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये वाला पॉलिटी जो है ना बेटा, ये है आपका थियोरी, आपका थियोरी है। और कवर क्या कराया जाएगा? एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। और एक दो रेफरेंस बुक्स को मैं कवर कर रहा हूं बीच बीच में, मतलब मैं आपको पढ़ करके कई सारी बुक्स को मिक्सअप करके आपको कंटेंट यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, द कंटेंट इज इन बोथ लैंग्वेज। ठीक है, आपको जिसमें भी समझ में आएगा आप समझते चलिएगा। हम की पॉइंट्स को इंग्लिश हिंदी में लेकर चलेंगे। स्लाइड्स प्रॉपर बोथ लैंग्वेज में हैं, तो आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला है। आपका काम बस इतना रहने वाला है बेटा कि आप लोग टाइमली क्लासेस को ज्वाइन करिए। इवन अगर आपके लिए एक एक सब्जेक्ट की दो दो क्लासेस करवाई जा रही हैं, तो इसका इसका साफ सुथरा मतलब यही है कि हम आपको काफी ज्यादा चीजें देना चाहते हैं और इस चीज की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एंड से जितनी भी चीजें हो सकें आपके लिए द बेस्ट कर दें। ठीक है, ताकि आपको कहीं ये दिक्कत ना लगे कि सर हमें ये चीजें नहीं समझ में आई। ओके, क्योंकि हमारे सेक्शन में जो बच्चे हैं वो यूपीपीसीएस, ठीक है, एसएससी, इवन आपका जितने पुलिस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ हम अगर बात करें तो भाई ये पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका ये जो यूपीएससी का जो लेवल है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, मैं वहां तक आपको ले चलने की कोशिश करूंगा। की पॉइंट्स पर हम प्रॉपर बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां की प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि सर हम थोड़ा सा ओवर कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, हमें ज्यादा हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि अब बहुत कम पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जहां से आपने छोड़ना शुरू कर दिया होता है। क्लियर? क्योंकि जब हम एम लक्ष्मीकांत लेकर के बैठते हैं, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठते हैं, तो आधे बच्चों का दिमाग तीसरे पन्ने में ही खराब होने लगता है और बच्चा छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो बस उसी कमी को दूर करने की कोशिश यहां पे मैं कर रहा हूं आप सभी के लिए। क्लियर है? अच्छा, साउंड नहीं आ रही है क्या? साउंड बेटा ऑन तो है, साउंड आ रही है, साउंड ऑन है बेटा। आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को आगे करोगे नंदनी गुप्ता, थोड़ा सा वीडियो को आगे करोगे बेटा तो साउंड आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले यहां पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, भारतीय राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या मतलब है सर? थोड़ा सा आज की जो पहली क्लास है वो लाइक इंट्रोडक्टिव क्लास है। ठीक है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, हमारा संविधान बना कैसे। आपको पता है, ये बात सभी को पता है कि हमारा संविधान कितने में बन गया? 2 साल 11 माह और 18 दिन में। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 3 साल में हमारा संविधान बन गया। ठीक, हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ वो यही टाइम पीरियड था, लगभग 3 साल का समय लगा। साउंड आ रही है बेटा अभी? ठीक है, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान बनने की जो पृष्ठभूमि थी बेटा, जो पृष्ठभूमि थी वो लगभग 1600 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी। कब से? 1600 ईस्वी से। तो इसका जो निर्माण हुआ है ये कहने को तो 3 वर्ष है, ये कहने को तो 3 वर्ष है, लेकिन अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, हम इसके कारणों को देखते हैं, हम इसकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो ये वर्ष जाता है लगभग लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो हमारे संविधान को एक दिन में नहीं बना दिया गया या 2 साल 3 साल में नहीं बना दिया गया। ये संविधान धीरे 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 करके बनता चला गया। ठीक है, अब आइए जरा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा। आपके रवि सर ने, अगर आप लोग रवि सर से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो रवि सर ने कई बार अपनी क्लासेस में इन बातों का जिक्र किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेटा, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है,
ठीक है, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कोई एक दिन का बैकग्राउंड नहीं है बेटा। ये बैकग्राउंड स्टार्ट होता है जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जब सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और हम इसकी बात करना शुरू कर देते हैं 1600 ईस्वी से, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पहुंचती है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आती है, और ये बात आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई 400 साल 200 साल के लिए नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फिक्स टर्नओवर था कि भाई 20 साल हम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर दी कि वो 20 साल 20 साल 20 साल बढ़ाते बढ़ाते इतने वर्ष गुजर गए। अब ये जो हमारा संविधान निर्माण का पृष्ठभूमि बनना शुरू हुआ बेटा, ये सबसे पहली पृष्ठभूमि हमें दिखाई पड़ती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियमन एक्ट, नियमन अधिगमन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आते हैं 3 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 20-20 साल के अंतराल पे रहे, 20 इयर्स। तो ये 3 चार्टर एक्ट हमारे पास आए, और आपको पता है कि 1853 के बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इतनी भयंकर क्रांति हुई कि अंग्रेजों को अपनी औकात समझ में आ गई, और अंग्रेज ये समझ गए कि अब अगर हम लोगों ने इंडियंस को अपने साथ मिलाना शुरू, अच्छा यहां तक क्या होता था इन एक्ट्स में, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, अभिषेक चौधरी, सीजीएल के लिए सफिशिएंट होगी या पूरी बिल्कुल सफिशिएंट होगी बेटा। मैंने बोला ना, ये आपको चाहे आप, मैं अभी आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, चाहे आप सीजीएल के पॉइंट आउट से ले लो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा, आप यूपी पीसीएस ले लो, आप यूपीएससी प्रीलिम्स ले लो। ठीक है, ये क्लासेस आपको प्रॉपर वे में पॉलिटी को समझाते हुए लेके चलेंगे बेटा। मैं आपको ये रटवाने वाला नहीं हूं कि बेटा रट लो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, ऐसे मैं नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको चीजें कनेक्ट कर करके, मैं चीजें आपको रेगुलेट कर करके बताने वाला हूं कि आप उस एरा में जाकर के उन चीजों को समझ सको, उसका बैकग्राउंड समझ सको। क्योंकि जब आप चीजों को जान चुके होगे ना, आप बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते नहीं, आप भी जान रहे हो कि हाँ भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब आया, ऐसे तो आता नहीं है। अब आपसे पूछता है कि अगर ये आया तो इसका क्या यूज था, या ये क्यों आया, है ना, या इसके आने के पीछे के कुछ कारण बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या मिलान करिए, इस तरह से आता है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सफिशियंट होगा बेटा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अभिषेक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्लासेस आपकी जीएस की स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको लूसेंट करना है, बेटा, मतलब अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो 7 बजे सुबह, रवि सर करा रहे हैं। ठीक है, रवि सर करवा रहे हैं, अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, और मैं अब यहां पर आपको लगभग 2:30 बजे से, आज क्लास तो थोड़ा सा लेट हो गई, ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास थी, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कराएं। ठीक है, डेली प्रोवाइड कराएं। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे लौट कर आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलिएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि ये यहां से लेकर के 73 से लेकर के 53 तक अंग्रेजों को ये फील नहीं हुआ, या ये फील नहीं आया कि इंडियंस हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, या यहां हमें किसी प्रकार की हानि है। ये जिस हिसाब से चाह रहे थे अपने रूल्स बना रहे थे, जिस हिसाब से चाह रहे थे अपनी चीजों को मैनिपुलेट कर रहे थे, जिस हिसाब से चाह रहे थे अपने रूल्स बना रहे थे। और 73 के पहले जो भी लोग ट्रेड कर रहे थे, यानी कि व्यापार करने तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो अपने में ही धांधली करने लगे थे। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें क्या हुई, यहां तक इन्होंने इंडियंस को अपने न परिषद में घुसने दिया, ना ऐसे कोई बड़े पदों पर निर्वाचित किया। लेकिन जब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों की इतनी भयानक नींव हिली ना, इतनी भयानक नींव हिल गई कि उनको लग गया कि अगर अब हमने इंडियंस को अपने साथ नहीं बुलाया, या इंडियंस को अपने कार्यस्थल पर नहीं शामिल किया, या उनका सहयोग नहीं लिया,
ठीक है, अगर हमने उनकी हेल्प नहीं ली या उनको अपने में ऐड ऑन नहीं किया तो ये क्या करेंगे, हमको भगा देंगे या हमें खत्म कर देंगे या हमें अपनी यहां से बोरिया बिस्तर बांधनी पड़ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्या तय हुआ था कि 20-20 साल में आएगा, लेकिन बीच में हो गई क्रांति तो ये 53 के बाद सीधे 58 में आ गया, 4-5 साल में ही इन्हें दूसरा एक्ट भेजना पड़ा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। उसके बाद आप इधर आएंगे तो 1858 में एक आया था, फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 190305। तो ये तीन जो लास्ट के हैं, ये तीन जो लास्ट के हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। और 70%, लगभग 60-70% का जो मार्जिन आता है वो किससे आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय सरकार अधिनियम एक्ट 1935 से 70 से 60% का जो हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, वो कहां से आता है, यहां से। तो कुल मिला के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर जाकर 1935 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो जर्नी थी वो इस तरह से बुनी। अब इसी जर्नी को हमें रटना नहीं है, इसी जर्नी को हमें समझना है कि ये जर्नी आखिर चल कैसे रही थी। आप लोग में से शायद सभी लोग इनको जानते होंगे। ये है महारानी एलिजाबेथ। कौन है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कहां की महारानी थी भाई, कहां की थी बताओ, तो कहां हमारे ऊपर हुआ, ये इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक। क्राउन जिन्हें कहते थे, क्राउन, क्राउन शासन आप अभी आगे सुनोगे। तो वो क्राउन शासन का क्या मतलब होता था कि जब डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया या महारानी एलिजाबेथ यहां से शासन करना शुरू कर देंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा क्राउन शासन हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ ये जो थी, इन्होंने भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए, इंडिया चले जाइए और वहां पर अपने व्यापार को एक्सपेंशन करना शुरू कर दीजिए, वहां अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। यहाँ लोग आए, इन्हें व्यापार की अनुमति मिली, लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके जब इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह दिखना प्रारंभ हो गया कि भैया यहाँ तो बड़ा फायदा है, हम यहाँ से सामान ले जाकर के वहां बेच देते हैं। अच्छा, उसी बीच इनके जो अधिकारी थे वो क्या किया करते थे, वे ट्रेड कर लेते थे, कहते थे कि मतलब जैसे होता नहीं, आज के टाइम में हम क्या लेते हैं, घूस लेते हैं। उस टाइम ये घूस कैसे लेते थे, गिफ्ट ले लेते थे, महंगे महंगे गिफ्ट ले लेते थे। और ये गिफ्ट भाई, अब जब आप ले रहे हो या किसी ने आपने किसी को गिफ्ट दिया और किसी ने लिया तो वो उसका हुआ ना, वो थोड़ी गवर्नमेंट का हो गया कि हम ले जाके इंग्लैंड में इसको दे रहे हैं कि हमको ये गिफ्ट मिला है। तो इस तरह से करके इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया भैया, इनको लगाना, चूना लगाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इनके जो अपने अधिकारी थे वो तो दिन पर दिन क्या होते जा रहे थे, रिच होते जा रहे थे, दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट था वो गिरता चला जा रहा था। ठीक है भाई, करप्शन जब इन्होंने स्वयं में चालू कर दिया, जो सामान ये लेते थे वो यहाँ वहां ले जाकर के ना बेचने पर स्वयं बेच देते थे, अपने एंड से बेच देते थे, कंपनी के एंड से नहीं। अमन अवस्थी जी, सर क्लास पर डे होगी कितने बजे? बेटा क्लास हम लोग डेली का ट्राई करेंगे 2:30 PM पर, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर थ्योरी क्लास चलेगी और इसका लेवल काफी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा कि इसको टाइमली आइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। पढ़ने में आज की क्लास में मजा आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, नहीं भी आएगा तो भी बताइएगा। तो क्या हुआ, ये मैटर आप समझ गए कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। जब इनके अधिकारियों ने देखा कि यहाँ व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा है, हम यहाँ से सामान कच्चा माल सस्ते में खरीदेंगे, और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बेचा करते थे। अब ये इनके अधिकारी जान गए और इनके अधिकारियों ने उसमें से लूप होल निकाला और जो महंगे सामान होते थे उनको ये स्वयं बेच करके पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे।
उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने जैसे जो सुल्तान वगैरह हुआ करते थे उनसे ये क्या करते थे, ट्रेड कर लेते थे, और जो महंगी वस्तुएं होती थी या कुछ होता था तो ये एज अ गिफ्ट ले लेते थे। ठीक है, तो जब ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई और ये बात कंपनी तक गई कि भैया कंपनी का तो लॉस में जा रही है हमारी कंपनी, और हमारे जो अधिकारी हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो कैसे दिन पर दिन अमीर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले कौन आता है हमारे यहाँ, 1773 में क्या आता है बेटा, 1773 में क्या आता है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब देखो, मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि जब हम भारत के ऐतिहासिक संविधान के ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे तो ये दो फेजेस में बनाया गया। पहला फेज जिसमें कंपनी अपना शासन कर रही थी, कौन शासन कर रहा था, कंपनी अपना शासन कर रही थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो अपने अंडर में रख करके चीजों को क्या कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी, अपने अंडर में रख करके रूल्स बना रही थी, रेगुलेशंस बना रही थी। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट 73, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 18, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। नोट करिए यहां तक, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद जब इसमें बहुत करप्शन होने लगा, बहुत दिक्कतें होने लगी, तो क्या हो गया, ठीक है। तो जब यहां पता चला कि भैया खतरनाक तरीके से धांधली हो रही है, और जब 1857 की क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, तो यहां क्या दिक्कत आई, यहां पता चल गया कि अब अगर हमने कंपनी के हाथ में शासन छोड़ा तो हमें, अगर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन छोड़ा तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखते हुए शासन किसने अपने हाथ में उठा लिया, शासन चला गया डायरेक्ट क्राउन रूल पर। अब क्राउन रूल का मतलब जो महारानी होंगी वो डायरेक्ट वहां से चीजों को निर्देशित करेंगी, काइंड ऑफ कोई भी चीज यहां पर होगी तो आप रिपोर्ट किसको करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे किसको, महारानी को। किसको रिपोर्ट करेंगे बेटा, महारानी को। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ रही है अभिषेक, अभिषेक, अमन, नंदनी, यहां तक की बात बेटा समझ में आ रही है, ठीक है। इसी दौर में आपको देखने को मिलेगा कि जब हम पहले क्या बनाते थे, सबसे पहले आया गवर्नर, उसके बाद आया गवर्नर जनरल, ठीक है भाई। और पता है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का पहला गवर्नर कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला देखो गवर्नर बना, गवर्नर के बाद हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो जो बंगाल था ना, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया। सही बात है, क्लियर है बेटा। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, यही जो गवर्नर थे इनको प्रमोट करके, इनका पद हटा करके हमने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। फिर कुछ समय बाद गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको हमने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नर था इसको हमने पोस्ट इसकी चेंज कर दी और हमने चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और उसके बाद क्या होगा, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे ये क्या बन जाएंगे, वाइसराय। क्या बन जाएंगे, वाइसराय बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले गवर्नर शासन कर रहे थे, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको उनकी पोस्ट बदल करके उनको बता दिया गया कि आप गवर्नर जनरल हैं, और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो आपको रिपोर्ट करेगी। ठीक है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो डायरेक्ट आकर के किसको रिपोर्ट कर रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी को, क्योंकि गवर्नर जनरल कहां बैठे हैं, बंगाल में। अब ये क्या हुआ, जब और थोड़ा सा शासन को बढ़ाया गया, जब हम द्वैत शासन की तरफ बढ़े, ठीक है, जब शासन को और डीप किया गया,
हिमालय भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। जब हमने शासन को और डीप किया और अंदर लेकर के चले और सुधार लाया गया, तो ये क्या हो गया, हमने इस पद को भी हटा दिया और हम ले आए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब इंडिया का गवर्नर जनरल हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो अपने लिए कुछ काउंसिल्स वगैरह रखेगा। उसके बाद जब इसमें भी काम नहीं चला तो इन्होंने कहा कि अब इसकी पोस्ट को हटा करके हमने वायसराय का पोस्ट हमने क्या बना दिया, वायसराय का पोस्ट बना दिया। ओके, वायसराय का पोस्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस नए पद को निर्मित किया था। तो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं बेटा, अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर एक प्रश्न आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इवन आपके यूपीएससी पीटी में भी एक बार पूछा गया है कि किस नए पद का सृजन किया गया था, किस नए पद का सृजन किया गया या निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। अब होता क्या है, ऑप्शन में आपको दिखता है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और डी सचिव। बताइए, तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक चुन लेते हैं और तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो नए पद का निर्माण हुआ वो सचिव पद के निर्माण हुआ। अभी आगे जब आप चलोगे तो आप यहां पर देखोगे कि जो हमारा अधिनियम 1919 है, हमारा अधिनियम 1935 है, इनके और भी नाम हैं, जैसे मार्ले मिंटो सुधार आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। तो जब हम बात करते हैं मार्ले मिंटो की, तो इसमें ये जो दो व्यक्ति हैं, इसमें से एक वायसराय है और एक उस समय का तत्कालिक सचिव है। जब हम मार्ले मिंटो की बात करते हैं या जब हम आपका क्या कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति वायसराय है, एक व्यक्ति सचिव है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो गवर्नर जनरल, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया, वायसराय, ये सब पद नए नहीं हैं। इनका क्या किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। जो नया पद है, नए का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी बनाया गया हो। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई। डेली क्लास की टाइमिंग बेटा 2:30 होगी। आज क्लास अभी पहली बार हो रही है तो थोड़ा सा शेड्यूल करने में लेट हो गया था। अब बताओ, इतना जो मैंने राम गाथा सुनाई, इतना आपको समझ में आया। अभी हमने कुछ भी याद नहीं किया है, लेकिन हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये सचिव वाला 5वां पॉइंट, इतने पॉइंट हमारे क्वेश्चन के तैयार हो गए। बोलो, समझ में आई बात। आपसे, आप अगर एसएससी वगैरह में देते हो तो कई बार पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल किस प्रेसिडेंसी का था या किस प्रेसिडेंसी से बनाया गया था। तो बंगाल, गवर्नर जनरल को कौन सी प्रेसिडेंसी क्या करती थी, रिपोर्ट करती थी बेटा, तो मद्रास और बंबई उसके अधीन थी। क्लियर है। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ, आपका कलकत्ता में क्या बनाया गया, एक न्यायालय का निर्माण हुआ। तो फिलहाल ये सारी बातें हम अभी अंदर चल के करेंगे, ये सारी बातें हम अंदर चल के अभी करने वाले हैं। यहां तक की पृष्ठभूमि अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आपको आगे क्या होगा, आएगा मजा। ठीक है, अब आगे आपको क्या आएगा, मजा आएगा। तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, मैं अभी आपको ये जो थ्योरी लिखी है ना, ये केवल आपको पढ़ने के लिए है। मैं आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा हर रेगुलेटिंग एक्ट का, और उसमें से अगर आपने उतनी चीजें समझ ली, याद कर ली या पढ़ भी ली, तो आपके पेपर में इवन प्रीलिम्स तक, यूपीएससी प्रीलिम्स तक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चलो। तो भैया अब आप लोग क्या करो, जरा अपना कॉपी और पेन उठा लो, और जो डायग्राम मैं बनाऊंगा केवल उन्हें ही नोट करना, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानी है, सुनते हुए चलना। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि
भारत में ब्रिटिश जो थे वो 1600 ईस्वी में आए। और किस रूप में आए? तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। ठीक है, द ब्रिटिश कम टू इंडिया इन 1680 टू डू बिजनेस एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। दे वर गिव द सोल राइट टू डू बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इन्हें भारत में व्यापार करने का, केवल सुनो, इन्हें भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया। और इसका भी आगे चल के बहुत भयंकर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, इसका भी इन्होंने बहुत भयंकर तरीके से उपयोग किया। और उपयोग किया, दुरुपयोग किया। इवन यहां तक इन्होंने कर दिया कि इन्होंने पूरे मार्केट पर, पूरे व्यापार पर क्या कर दिया, एकाधिकार लगा दिया कि भारत में व्यापार करने का हक किसका है? केवल और केवल ब्रिटिशर्स का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ठीक है, और आगे चल के इसको इसको क्या किया इन्होंने, अपने रेगुलेटिंग एक्ट्स में संशोधित भी किया, अपने नियमों में संशोधित भी किया कि भैया हम एकाधिकार हटा रहे हैं, लेकिन चाय और चीन से व्यापार केवल हम ही करेंगे, कोई नहीं करेगा। और फिर अगले वाले नियम में इन्होंने चाय और चीन और अफीम का भी इन्होंने उसको डिमोलिश किया, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, 22 October 1764, the company received the दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो एकाधिकार था, उसी बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, उसी बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। और इन सभी युद्ध का फायदा किसने उठाया? इन सभी युद्ध का फायदा उठाया किसने बेटा? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाया। और फायदा उठाने का इनको कितना फायदा मिला? इन्होंने सीधे सीधे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या कर ली? अपने हाथ कर ली। अब सर दीवानी क्या होता है? दीवानी क्या होता है? मैं तेरी दीवानी, वही वाला दीवानी, या कोई और दीवानी? तो वो वाली दीवानी नहीं बेटा। यहां जो दीवानी करने का मतलब था, यहां मतलब था कि राजस्व संग्रहण और नागरिक न्याय की शक्ति, यानी कि दीवानी मींस द पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस। भाई मेन चीज क्या थी? मेन चीज क्या थी? द पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू के कलेक्शन का पावर किसने उठा लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कहां का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब मामला क्या फंसा बेटा? अब मामला क्या फंसा, जब इन्होंने ये चीजें उठा ली, और अभी मैंने आपको बताया कि फिर इस तरह से इनके जो खुद के अधिकारी थे वो इतने करप्ट हो गए कि पूरी कंपनी डूबी जा रही थी, लॉस में जा रही थी, लेकिन इनके जो पर्सनल अधिकारी थे, जो इंडिविजुअल अधिकारी थे, जो भारत में रहा करते थे, वो अमीर होते चले गए। अब इन सभी को देखते देखते क्या किया गया? सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां पर जरा आप लोग कुछ की पॉइंट्स लिखना शुरू करिए, ठीक है, ताकि हम चीजों को प्रॉपर समझ पाए। थ्योरी में अभी आपको आगे दिखा दूंगा, उसमें खाली लिखा ही हुआ है, जो समझने वाली बात है मैं यहां लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अब जरा मुझे बताइए, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है क्या बेटा? अब जरा मुझे बताइए कि ये जो रेगुलेटिंग का मतलब था, रेगुलेटिंग का मतलब था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है सर निगमन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निगमन। ठीक, और ये मामला कहां से खिंचकर आया? 1600 एडी से ये चलता आ रहा था। अब यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई सर, ये बता दीजिए बेटा। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें? अब ये क्यों आ गया सर? ये इसलिए आ गया क्योंकि जो इनके अधिकारी थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने भयंकर रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। तो रिश्वत की रोकथाम के लिए पहला पॉइंट, भयंकर रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी घाटे में जाए तो जाए, हमसे मतलब नहीं है, हम अमीर हो रहे हैं ना, तो ये हो गया। दूसरी चीज, यहां पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि आप किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे अब। ठीक है, गिफ्ट पर प्रतिबंध किया। क्या किया बेटा? गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है,
दूसरी चीज यहां पर, दूसरी चीज क्या की गई, प्रशासनिक, और यहां पर जो दूसरी चीज की गई वो किया गया प्रशासनिक व प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को इन्होंने सर इंग्लिश में लिखिएगा बेटा, कंटेंट दोनों में है। निगमन का मतलब होता है रेगुलेट करना बेटा, रेगुलेटिंग करना, किसी चीज को चलाना, रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग का मतलब हो गया निगमन। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना बेटा, इसी को कहते हैं निगमन हिंदी में। ठीक है, हाँ आप लोगों के नील्स वाइव बेटा इंग्लिश में ही लिखूंगा, आपका कंटेंट इंग्लिश में ही है, बट कुछ टर्मिनोलॉजी हमें बोथ में लेकर के चलनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर आपको प्रशासनिक व राजनैतिक मान्यताएं व राजनैतिक, ठीक है, कार्यों की मान्यताएं दी गई, कार्यों की मान्यता प्रदान की गई। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और पॉलिटिकल वर्क की यहां पर छूट देना प्रारंभ किया गया कि भैया, अच्छा इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, कंपनी केवल किस पर बेस्ड थी, बिजनेस पे। भाई कंपनी क्या करने आई थी, बिजनेस यानी कि व्यापार, और तो कोई काम था नहीं कंपनी का। कंपनी क्यों आई थी, उसने बोला कि भाई हम आपके यहां व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें तीन चीजें, आप करप्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप करप्शन नहीं कर सकते, दूसरी चीज आप गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इन दो चीजों पर कंपनी ने क्या किया, इन दो चीजों पर रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कर डाला, ये प्रतिबंध लगा डाला। दूसरी चीज कंपनी ने बोला कि अब आप एक काम करिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जाइए और क्या करिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव को भी देखिए, और बेटा इंग्लिश में लिख तो रहा हूं बेटा, काहे इतना परेशान हो। कंपनी ने कहा कि आप जो है बेटा दोनों काम करिए, अब आप दोनों काम करिए। कौन से दोनों काम, तो आप चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन में, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतरिए और आप जो है पॉलिटिकल चीजों को भी देखते चलिए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसी में सबसे पहले क्या हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले हमारे पास गवर्नर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा, गवर्नर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे पहले। जैसे मद्रास का गवर्नर अलग है, बंगाल का गवर्नर अलग है, ठीक है, आपका बंबई का गवर्नर अलग है, तो सब अपने अपने एरिया को क्या करते थे, गवर्न करते थे। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि ये जो गवर्नर की पोस्ट है इसको हम क्या करते हैं, डिमोलिश करते हैं, खत्म करते हैं। फिर सर जब इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया तो फिर आगे क्या हुआ, जब आपने इस पोस्ट को खत्म कर दिया तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि सर आप गवर्नर जनरल हो गए। क्या हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। ठीक, अब ये जो पोस्ट थी गवर्नर की, ये क्या बन गई, गवर्नर जनरल बन गई। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन है, एनीबॉडी वांट टू आंसर, पहला गवर्नर जनरल कौन है, बताओ बेटा। अच्छा एक चीज मैंने और बताया था आपको कि जो गवर्नर जनरल होगा, हमारे पास तीन प्रेसिडेंसी है ना, एक बंगाल, ठीक है, एक बॉम्बे या बंबई, और एक मद्रास, तीन प्रेसिडेंसी थी। तो ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई ना, वो किसके लिए बनाई गई बेटा, वो बनाई गई बंगाल के प्रेसिडेंसी के लिए। तो जो गवर्नर जनरल होगा वो कहां बैठेगा, वो बंगाल में बैठेगा। और आपके जो बंबई प्रेसिडेंसी है और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो किसको रिपोर्ट करेगी, किसको रिपोर्ट करेगी, बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यहीं पर लिख लो, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो इतनी बात आप जरा कॉपी में नोट करिए फटाफट। अभिषेक, नंदनी, हिमालय, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक की बात समझ में आई आपको, बताओ यहां तक की बात समझ में आई।
अच्छा, इसी में एक चीज और नोट कर लो, इसी में एक चीज और नोट कर लो बाबू। जस्ट अ सेकेंड, इसी में आप एक चीज और नोट कर लीजिए, इसको कैसे कराएं। हाँ, इसी में आप एक चीज और नोट करिए, यहीं पर, यहीं पर जब ये सारे काम हो रहे थे तो एक काम और किया गया बेटा, डू कमेंट, चीजें समझ में आ रही हैं। यहीं पर एक काम क्या किया गया, यहीं पर हमारे कलकत्ता में, कलकत्ता में, कोलकाता में, अब इसकी इंग्लिश तो उतना जरूरी नहीं है ना भाई, ठीक है, कोलकाता में क्या हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, क्या स्थापना की गई बेटा, यहां पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, तो उच्चतम न्यायालय की। और उस टाइम यहां पर जो जज का, जो जज थे, वो किस रेशियो में थे, 1:3। एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश। अब यहां पे आपसे पूछता है प्रश्न, यहां पर प्रश्न बनता है पीटी का, ठीक है, क्या प्रश्न बनता है कि कोलकाता के जो उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे, फर्स्ट न्यायाधीश थे, वो कौन थे। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताते चलिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट मेथड से पढ़ा रहा हूं और ये सारी कहानी के रूप में आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी भरने से, नोट्स बनाने से कहीं कोई फायदा नहीं होता। जितनी चीज आप थ्योरेटिकल अपने दिमाग में स्टोरी वाइज रखोगे ना, उतना ज्यादा बेस्ट होगा। तो एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, एलिजा एम्पे। जो एलिजा एम्पे थे, वो क्या थे, इसके पहले उच्च न्यायाधीश, सीजीआई, जो अभी आजकल हमारे यहाँ होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, तो पहले जो आपके उच्च न्यायालय कलकत्ता के थे, वो एलिजे एमपी थे। अमर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इतनी ही बात आपको 1773 में देखनी है। आइए अब थ्योरी में भी एक बार समझ लेते हैं। अब मैं आपको थ्योरी भी दिखा देता हूं कि क्या लिखा है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में पूछता है कि किस जगह के गवर्नर को गवर्नर जनरल में तब्दील किया गया या बदला गया, तो सर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, उसकी सहायता के लिए कितने लोग आए, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपको क्या करने हैं बेटा, पुट ऑन कर लेने हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश वालों को भी मैं दिखा दे रहा हूं। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट क्वेश्चन, a 4-member executive council was formed to assist him. The first governor general was Warren Hastings. The third point for your exam. Clear? First point clear है। Come to the second point. कम टू द सेकेंड पॉइंट, जिसको इंग्लिश में भी देखना है बेटा, सब चीज इंग्लिश हिंदी दोनों में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बाइलिंगुअल बोल भी रहा हूं, बाइलिंगुअल कर भी रहा हूं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ओके बच्चों, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया, जो पहले स्वतंत्र थे। अब देखो, उस स्टोरी को सुनने से क्या आपको ये बातें अब याद नहीं रहेंगी। अगर मैं सीधे आपको आता और ऐसे अंडरलाइन अंडरलाइन करके पढ़ा देता कि बंगाल के और मद्रास के गवर्नर जनरल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको नहीं याद रहता बेटा, मैं गारंटी लेके कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी एक समय में ऐसे ही पढ़ा था, तो मुझे भी याद नहीं हुआ। फिर मुझे क्या करना पड़ गया, फिर मुझे बनानी पड़ गई स्टोरी। ठीक है, द गवर्नर्स द गवर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर बॉट अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, हु वर अर्लियर इंडिपेंडेंट, पहले इंडिपेंडेंट थे, अभी क्या कर दिया गया उनको, डिपेंडेंट।
ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। द थर्ड पॉइंट, 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। यहां पर 3 पॉइंट आपको याद हो गए। थ्रू दिस a supreme court was established in Calcutta in 1774 in which there was a chief justice and other justice। यहां तक की बात बताइए, सभी को समझ में आ गई? पॉइंट वाइज समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि यहां तक के पॉइंट में आपको कहीं से भी कुछ चीज याद करनी पड़ी है। इफ आई एम करेक्ट, यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कुछ भी याद करना पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ और है। हाँ और है। तो यहां पर क्या हुआ, कंपनी सर्वोच्च सत्ता, यानी कि कंपनी ने दो चीजें और करी बेटा। यहां पर कंपनी ने दो चीजें और करी। क्या करी? कंपनी ने एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी ने एक गवर्नर बॉडी बनाई जो जिसको रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, जो क्या करेगा, राजस्व और नागरिक एवं सैन्य रिपोर्ट को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा और ब्रिटिश सरकार को देगा। और दूसरा क्या हुआ, यहां पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व को समझाया तथा नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। द कंपनी सुप्रीम अथॉरिटी गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप और चाहो तो लिख लो, यहां पर आप चाहो तो और लिख लो इधर साइड में। कंपनी ने क्या किया बेटा, कंपनी ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम क्या था, कंपनी ने बोला कि आप जो रेवेन्यू आ रहा है, भाई रेवेन्यू का ही तो मामला फंस रहा था, चोरी तो रेवेन्यू की हो रही थी, पैसे की हो रही थी। तो यहां इनसे बोला गया कि आप जो इतना रेवेन्यू है वो कैलकुलेट करिए, ठीक है, कितना खर्चा हमारे सैनिक पर हो रहा है, हमारे सैन्य वगैरह पर क्या खर्चा हो रहा है, क्या हमें अभी चाहिए, आप उसका मैनेज करिए। दूसरी चीज कंपनी ने देखा कि अब भैया ये वो समय आ गया है कि जब हमें प्रशासनिक चीजों में और राजनैतिक चीजों में कूदना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, प्रशासनिक और राजनैतिक चीजों पर भी अपना थ्योरी थ्योरी आगे कर सकते हैं क्या, थोड़ा आगे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बेटा, सर टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, इन्होंने अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट को क्या कर दिया, यहां पर ओपन करके रख दिया। तो इतनी ही बातें, जितनी बातें इस पर लिखी हैं, अगर आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है तो इतनी बातें आपको समझ लेनी है, इसके अलावा कहीं कोई पॉइंट नहीं आता है, चाहे जैसे आप पढ़ लो, ठीक है। आस्क टू रेगुलेट सबमिट रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री रिपोर्ट्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द सैड एक्ट इज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट understood the political and the administrative importance of its company and tried to regulate and control it। जब कंपनी ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे को समझा, अपने महत्व को समझा, तो कंपनी ने उस पर क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, कंपनी ने उस पर अपना कंट्रोल स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में प्रशासनिक, ठीक है, केंद्र प्रशासन की नींव को यहां पर रख दिया। क्लियर, क्लियर। अब आ जाइए, अब आता है 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां देखी गई और कुछ कमियों को सुधारने के लिए यहां पर बात की गई कि एक और अधिनियम लाते हैं जिसका नाम है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट जो था, उससे पहले, उसको सबसे पहले जो लाया गया वो था, जो सबसे पहले आया उसका नाम रखा गया 1781 में। इसको क्या किया गया बेटा, 1781 में इस अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया बेटा, इसको लागू कब किया गया, तो ये लागू हुआ 1784 में। 84 में ये एक्ट क्या हुआ, लागू हुआ। इस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, क्या नाम था, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है।
अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने जो 1773 में कमियां देखी उसको मेनली यहां पे क्या किया गया बेटा, यहां पे सुधारा गया है। तो सर सबसे पहले क्या कमी थी, सबसे पहले इन्होंने इन्होंने कंपनी को दो रूप में बांटा, कंपनी के दो काम निकाले गए। पहला काम क्या था कंपनी का, कंपनी के राजनैतिक जो काम थे, ठीक है भाई, कंपनी अब किस में आ गई है, पॉलिटिक्स में आ गई है। तो कंपनी के जो राजनैतिक कार्य हैं, जो राजनैतिक कार्य हैं इनको अलग कर दिया, और कंपनी का जो व्यापार है, जो व्यापारिक कार्य है, कंपनी का व्यापार क्षेत्र था, इन दोनों को इन्होंने अलग कर दिया। और इन दोनों को अलग करने के बाद इसके लिए इन्होंने दो रेगुलेटिंग बॉडीज बना दी। जो बॉडी क्या कर रही है भाई, राजनीति में है, जो पॉलिटिक्स में है, वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। क्या करेगी भाई, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस है, वो चीजें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लॉज बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट कराते हैं, तो चीजें क्या होती, कंट्रोल्ड होती हैं। इसी तरह से इनका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो लोग व्यापार करने के काम में लगे, जिनको व्यापार करने के काम में लगाया गया, उनके लिए रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या रखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर आपको मेन दो चीज समझनी है कि यहां पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को डिवाइड किया गया। एक कंपनी को बताया गया कि आपका जो पॉलिटिकल वर्क है उसको कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले संभालेंगे, और कंपनी का जो व्यापार का काम है वो कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसी में कंपनी ने द्वैध शासन की बात करी। किसकी बात करी, द्वैध शासन की बात करी। इसी एक्ट में द्वैध शासन की बात हुई। और इसी एक्ट में जैसे पहले जो जहां ब्रिटिश क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, उसको ब्रिटिश आधिपत्य राज नहीं कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने राजनीतिक चीजों में कदम रखना प्रारंभ कर दिया, इन्होंने उसको नाम दे दिया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। क्या नाम दे दिया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। अब ये आधिपत्य का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया, ठीक है, जिस पर ब्रिटिशर्स का क्या है, आधिपत्य है, ब्रिटिशर्स का क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। ठीक है, बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, बोलो। तो आज हम अभी केवल दो एक्ट देखेंगे। अब मैं इसमें आपको थ्योरी दिखा देता हूं। आज हम केवल दो एक्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल जब आएंगे तो 1 घंटे की पूरी क्लास में कायदे से इसके बाकी एक्ट्स देखेंगे, वरना फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, समझ गए। इसमें कॉमर्शियल वर्क और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया गया, कंपनी वर सेपरेटेड, ठीक है। इन दिस the commercial and the political function of the company was separated। दोनों को अलग कर दिया गया कि भैया व्यापार वाले अलग रहेंगे और पॉलिटिकल वाले अलग रहेंगे। दोनों मिल जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ना पॉलिटिक्स सही से होगी ना व्यापार सही से होगा। तो ये पहला काम किया गया। दूसरे काम के रूप में क्या किया गया, दूसरे काम के रूप में किया गया कि इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक मंडल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निर्देशक मंडल, को वाणिज्य कार्यों के लिए, मैंने अभी बताया ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको ट्रेड किससे करना है, आपको ट्रेड कहां करना है, क्यों करना है, ये काम करने की छूट किसको मिली है, ये छूट मिली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल फंक्शन में आएंगे, वो बोर्ड ऑफ सेंट्रल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आएंगे। किस में आएंगे, बोर्ड ऑफ सेंट्रल में। जो सेंट्रल में बैठ रहे हैं, जो केंद्र में बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र
परिसंपत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यों पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षक की शक्ति बोर्ड ऑफ सेंट्रल नियंत्रक मंडल को दे दी गई। तो दो तरह के मंडल निकल के आए, हिंदी वाले समझ लो। एक मंडल निकल कर आया जो नियंत्रक मंडल होगा, ठीक है। एक मंडल निकल कर आया जो निर्देशक मंडल होगा। कौन सा मंडल होगा? जो निर्देशक मंडल होगा। ये हो गया आपका निर्देशक मंडल जो निर्देश करेगा। और ये मंडल कौन सा हो गया? नियंत्रण मंडल, ठीक है। ये मंडल कैसा हो गया आपका? देख लीजिए यहां पे लिखा होगा, कहां गया ये? नियंत्रक मंडल, ठीक है। तो इंग्लिश में भी समझ लो भाई, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लें। इन दिस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गिव फ्रीडम टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉमर्शियल work but made the board of central for political work. The board of central control was given the power of directors and supervision over the military and civil operations of all British territories and assist location in India, ठीक है। और दूसरा क्या मैंने भी बताया था कि भारत में द्वैध शासन यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो प्रकार के हमारे पास जो शासन निकल कर आए, वो दो प्रकार के शासन आपके यहीं से निकल कर आए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि पहली बार द्वैध शासन की बात किस अधिनियम में की गई थी? इवन एपीटी में भी बना है और आपके बाकी एग्जाम्स में भी बनता है। तो आप बताओगे कि सर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले द्वैध शासन की बात की गई है। नाम पूछ लेगा तो आपको याद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सही बात है। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास, भारत में कंपनी के अधिनियम क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इंप्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बोर्ड ऑफ कंट्रोल अ कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि भैया इसमें जब 1784 का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें हमने दो चीजें करी, एक तो बिजनेस को अलग किया और पॉलिटिकल पावर्स को अलग कर दिया, दोनों के अलग अलग बोर्ड बना दिए, इसलिए हमारे पास द्वैध शासन हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया? द्वैध शासन हो गया, ठीक है, ठीक है। डायरकी हमने क्या कर दी? डायरकी वॉज इंप्लीमेंटेड, ठीक है, डायरकी वॉज इंप्लीमेंटेड कर दिया, तो वहां पर द्वैध शासन लागू कर दिया। और पहली बार हमने कंपनी के अधीन क्षेत्र, मतलब कंपनी ने जिस भी एरिया पर अपना शासन शासन लगाया हुआ था उसे हमने क्या कहना शुरू कर दिया? कंपनी के अधीन या ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको आज की क्लास, अभी हम ये पूरे एक्ट को पढ़ेंगे बेटा, काफी लंबा एक्ट है। अब कल हम लोग बात करेंगे 1883 के चार्टर एक्ट की, ठीक है, क्योंकि अब यहां से हमारा जो है सीधे 1793 का पहला चार्टर आ जाएगा जिसको मैंने यहां पर दिखाया था, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। हाँ देखिए हमने ये दो बात कर ली, ठीक है। अब यहां से हम चार्टर एक्ट लेकर के चलेंगे ताकि एक एक चीज आप प्रॉपर समझो, क्योंकि जब हम पॉलिटी पे जाएंगे ना तो आधी पॉलिटी अगर आपने ये समझ ली ना बेटा तो मामला क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 70 to 60% भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर बहुत जरूरी है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कल से हमारी क्लासेस 2:30 से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और 3:30 3:40 तक चलेंगी। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आप लोग प्लीज कल आइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड just like my video and share my video and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.